हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये जो बुक है, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कि आरआरबी 2020 के पहले जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं रेलवे की, उसके 360 प्रश्न पत्रों का ये जो है अध्यायवार संकलन है ये किताब। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और अभी तक जो है हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। और आज के पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के जो है क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो है पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी की, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस रेलवे में पिछले एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये जो वीडियो है, ऐसा नहीं कि रेलवे के एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि जीके जीएस तो सब में ही पूछा जाता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो है ये क्लास है आपकी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन है 1512, 1515, 1510 और 1516। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1510। तो 1510 में जो है पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था। किसको? यूसुफ आदिल शाह को हराया था, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह। इनको हरा करके जो है गोवा पर अस्थायी राज्य स्थापित किया था। और गोवा को जो है कब मुक्त कराया गया? तो 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा और इसके अलावा दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। और उसके बाद जो है गोवा और दमन दीव को भारत के संघ में मिला लिया गया था। गोवा और दमन दीव दोनों जो है संघ शासित प्रदेश बन गए थे। और 30 मई 1987 को जो है दमन दीव से अलग करके गोवा को जो है 25वां राज्य बनाया गया था भारत का। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य की दर्जा प्रदान की गई और 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया, बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है 1858 में जो ब्रिटिश सरकार है, इसने भारत को ब्रिटिश क्राउन के, पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था जो है भारत, तो उसको जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया था। और इसी क्रम में जो है 1 जनवरी 1877 को इंग्लैंड की रानी महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है 1 जनवरी 1877 को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1877। और इन्हीं विक्टोरिया के नाम पे भारत के कोलकाता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण कराया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण जो है इन्हीं की याद में कराया गया था। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इसमें से किस कंपनी को जो है ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए, यानी कि जो एशिया के पूर्वी क्षेत्र हैं उन पर व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में जो है ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार जो है कब दिया गया था? तो याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने जो है अधिकार पत्र दिया था 15 साल के लिए व्यापार करने में। 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए जो है अधिकार पत्र दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रांस ने जो है किस पर कब्जा कर लिया था?
जिसके बाद पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास। मद्रास यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1746 से 48 ईस्वी के बीच में जो है पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और कर्नाटक युद्ध जो है ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 से शुरू हुआ था उसी का जो है ये विस्तार था। तो फ्रांस ने जो है जब मद्रास पर कब्जा कर लिया था उसके बाद ये पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो जो अधिकार पत्र दिया गया था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 31 दिसंबर कब दिया गया था? 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक चार्टर जारी करके अंग्रेज व्यापारियों को 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। और कंपनी का जो गठन हुआ था वो मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1600 को जो है एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अधिकार पत्र या रॉयल चार्टर दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1600। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि एलिजाबेथ प्रथम ने जो है 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार के लिए जो है अधिकार पत्र दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों ने जो है पंजाब पर कब्जा कब किया था बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये कब से कब तक हुआ था? 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसके तहत 3 युद्ध हुए थे। तो उसमें जो आखिरी युद्ध हुआ था गुजरात का युद्ध वो हुआ था 21 फरवरी 1849 को। इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था नेपियर, चार्ल्स नेपियर जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और उसने चिनाब नदी के किनारे जो ये युद्ध हुआ था उसमें सिखों को हरा दिया था और पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1849 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1849। और उसके बाद जो है महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन दे करके उनको जो है कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था। किसको? महाराजा दिलीप सिंह को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष ओडिशा के जो खोंड समुदाय के लोग थे उनके साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 1846 की बात है। 1846 में ओडिशा के खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। और किस कारण से? तो अंग्रेजों ने जो है नर बलि पर रोक लगाया था। इसके अलावा जो है नए कर लागू किए थे। तो उसके विरोध में खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह घोषित कर दिया था। और इसी विद्रोह को जो है समाप्त करने के लिए 1848 में अंग्रेजों ने जो है शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे खोंड जनजाति के साथ। तो यहाँ पे 1848 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये जो विद्रोह है कब समाप्त हुआ था? तो ये विद्रोह 1857 में जाकर के समाप्त हुआ था। 1848 में शांति समझौता हुआ था, 1857 में विद्रोह समाप्त हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में जो है इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। इंग्लैंड में इसकी स्थापना 1599 में हुई थी। और 1600 में जो है एलिजाबेथ प्रथम ने जो है इसको पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था 15 वर्षों के लिए। और उस समय जो है भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक उस समय था अकबर, मुगल सम्राट अकबर जो है भारत का शासक था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 तक इसका जो है शासनकाल था। तो उस समय जो है कौन शासक था? अकबर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम किला ये जो है कोलकाता में है, हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा,
हुगली नदी के किनारे है। इस किले का निर्माण जो है कब हुआ था? 1781 में इस किले का निर्माण हुआ था। और इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो है इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो भारत के जो पहले पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये जो है भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे और इनके द्वारा 1505 ईस्वी में सेंट एंजेलो फोर्ट किला जो है बनवाया गया था। और कहाँ पे? ये जो है केरल में है। केरल के कुन्नूर शहर में जो है ये निर्माण कराया गया था। और इस पर जो है पुर्तगालियों के बाद डचों का नियंत्रण हो गया। पुर्तगालियों के बाद डचों का इस पर नियंत्रण हो गया और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया। डचों के बाद अंग्रेज़ों ने। और वर्तमान में जो है ये किसके अधीन है? तो वर्तमान में जो है ये भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध उसमें शामिल नहीं था? तो भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जो है भारतीयों के साथ जो युद्ध लड़े थे उसमें एंग्लो मराठा युद्ध भी था, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध भी था और आंग्ल मैसूर युद्ध भी था, लेकिन आंग्ल बांग्ला युद्ध नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आंग्ल बांग्ला युद्ध। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने से पहले जो है भारत सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों का निर्यात किया करता था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूती और रेशम। और इसके अलावा जो है मसालों और मोती आदि का भी निर्यात किया करता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एलिजाबेथ प्रथम ने जो है 15 सालों के लिए जो अधिकार पत्र प्रदान किया था। कब किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1612 के बीच में जो है खुद को भारत में स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1600 से 1612 के बीच। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने जो है गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा मुक्ति आंदोलन जो है ये 19 दिसंबर 1961 को जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। और ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा और इसके अलावा दमन दीव और इसके अलावा अंजे दीवा आइलैंड को पुर्तगालियों के शासन से जो है मुक्त कराया था। और इसलिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को 1987 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में। तो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डिगामा की बात करते हैं तो ये जो है 17 मई 1498 को जो है भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1498 में जो है ये भारत पहुंचा था और भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। वास्को डिगामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो वास्को डिगामा ये जो है कब आया था? 1498 में आया था। 1498
में जो है 17 मई को ये भारत आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1498, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले, पुडुचेरी और सूरत, पुडुचेरी और सूरत और इसके अलावा मसूलीपट्टनम और चंद्रनगर में पुर्तगालियों ने जो है अपनी व्यापारिक कॉलोनियाँ स्थापित करी थी। इसके अलावा जो है माहे कराइकल और यमन पर जो है युद्ध के द्वारा अधिकार जो है कर लिया था। लेकिन जो है पटना और गोवा में जो है कोई कॉलोनी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, पटना और गोवा दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए। तो इसी कारण से रेलवे ने जो है इस क्वेश्चन को जो है निरस्त कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 2 अप्रैल 2016 को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको जो है रेलवे ने निरस्त कर दिया था क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन इसके सही हो रहे थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 में, फिर वापस चला गया था दोबारा 1502 में फिर से आया था, 1502 में फिर से आया था। लेकिन ये जो है खोजकर्ता के रूप में आया था, व्यापारी के रूप में नहीं आया था। व्यापारी के रूप में 1503 में जो है पुर्तगाली आए थे और सबसे पहले इन्होंने कोचीन में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1510 में जो है जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क ने जो है किससे? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 1503 में व्यापारी के रूप में जो है पुर्तगाली आए थे। तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है 2022 चल रहा है तो ये 21वीं शताब्दी है, तो उसी तरह से 1503 जो है ये 16वीं शताब्दी होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16वीं शताब्दी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो 1498 में जो खोजकर्ता आया था वास्को डी गामा, ये जो है कहाँ पहुंचा था? तो केरल के तट पर पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर जो है पहुंचा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन जो है उस समय वहाँ का शासक था, इसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था और मसाले और जड़ी बूटियाँ ये सब जो है इनका व्यापार करने की, इनको ले जाने की, खरीद करके ले जाने की जो है अनुमति दी थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते कहाँ उतरा था? तो जो वास्को डी गामा था ये 17 मई 1498 को जो है कालीकट बंदरगाह पर कप्प कडाबू जो है पहुंचा था, जो कि केरल में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कप्प कडाबू, केरल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजा की बहन की शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो दोस्तों मुंबई, जिसको 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। किससे? बहादुर शाह से, जो कि गुजरात के शासक थे उस समय। तो बहादुर शाह से जो है छीना था और इसको 1662 में जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हो रही थी। किससे? चार्ल्स द्वितीय की शादी हो रही थी पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन डी ब्रागांजा। कौन थी? कैथरीन डी ब्रागांजा। तो इनसे शादी हो रही थी चार्ल्स द्वितीय की। तो इनकी शादी में जो है मुंबई को भेंट किया गया था चार्ल्स द्वितीय को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई को भेंट किया गया था दहेज के रूप में। किसकी शादी में? चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रागांजा की शादी में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सेंट जॉर्ज, सेंट लुइस, सेंट एंग्लो, सेंट पीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज जो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है और इसकी स्थापना जो है 1640 में की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक कर्मचारी था फ्रांसिस डे ने जो है इसका निर्माण कराया था। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई जो कि उस समय मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास में जो है इसका निर्माण कराया था। और इस किले को जो है वाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वाइट टाउन के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तम आशा अंतरीप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तम आशा अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप, ये जो है कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका के जो है पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और जो वास्को डी गामा था पुर्तगाली यात्री, ये जो है केप ऑफ गुड होप हो करके ही जो है भारत आया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किन देशों में भेजा था? तो अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को भेजा था यूरोपीय देशों में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में जो है इसका निर्माण हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? तो शिवाजी की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1627 में। कहाँ पे? पूना के सिवनेरी दुर्ग में, महाराष्ट्र पूना के सिवनेरी दुर्ग में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता थी जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता थी। और इनके संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। और इन्होंने 1660 के दशक में एक नई युद्ध नीति को जन्म दिया था, जिसको गोरिल्ला रणनीति के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली एक छापामार नीति हुआ करती थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरिल्ला रणनीति का प्रयोग इन्होंने किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है किस किले में हुआ था? सिवनेरी किले में हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? तो शिवाजी ने जो है शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद का गठन किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में जो है कौन कौन होते थे? तो 8 मंत्री होते थे। एक होता था पेशवा। पेशवा जो है क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था पेशवा। एक होता था अमात्य। अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था। अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री। और फिर जो है एक होता था वाक्यानवीस। वाक्यानवीस होता था। वाक्यानवीस जो है बेसिकली होता था गृह मंत्री। ये जो है गृह मंत्रालय देखता था। और जो है चौथा होता था चिटनीस। चिटनीस ये जो है क्या होता था? ये पत्राचार से संबंधित कार्य देखता था। पत्राचार अधिकारी हुआ करता था चिटनीस। और 5वां होता था सुमंत। सुमंत क्या करता था? सुमंत जो है विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था। सुमंत जो है विदेश मंत्री होता था। और इसके अलावा एक होता था सर ए नौबत। सर ए नौबत। तो सर ए नौबत जो है ये सेना का प्रधान होता था, सेना प्रमुख होता था ये। और इसके अलावा एक होता था पंडित राव। पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों के लिए जो है प्रमुख अधिकारी होता था। और इसके अलावा न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश तो ये न्यायिक का अधिकारी होता था। तो ये 8 अष्टप्रधान होते थे। तो ये जो है किसके दरबार में होते थे? शिवाजी के दरबार में। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई ये लड़ी गई थी 1761 में। किसके किसके बीच में? तो ये मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। मराठों का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का जो नेतृत्व किया था सेनापति सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ने जो है मराठों का नेतृत्व किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में।
1775 से 1782 के बीच में अंग्रेजों और मराठों के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और ये जो है सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 17 मई 1782 को जो है सालबाई की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच में। तो उसके बाद जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालबाई की संधि पर मई 1782 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद जो है आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये तो हो जाता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ था? तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर के 1806 के बीच में। और इसमें कौन कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें एक तो बसीन की संधि हुई थी, और इसके अलावा राजपुर की संधि हुई थी, राजपुर की संधि हुई थी इसमें। और इसके अलावा बात करेंगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है कब से कब तक हुआ था? तो 1817 से लेकर के 1818 के बीच में हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें पूना संधि हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर के सत्ता खो दी थी। तो अहमद शाह अब्दाली से जो है मराठे कब पराजित हुए थे? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हुए थे। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें मराठों की हार हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1761। तो ये तो पानीपत का तीसरा युद्ध की बात हो गई। पानीपत का पहला युद्ध जो है कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर की जीत हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो बसीन की संधि मैंने आपको बताया था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पहले जो है 1802 में हुई थी। 1802 31 दिसंबर 1802 को जो है बसीन की संधि हुई थी अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में जो है ये बसीन की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। और इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी को पूना में जो है रखना स्वीकार किया था। इसके अलावा गुजरात, ताप्ती और नर्मदा और इसके अलावा तुंगभद्रा नदी के जो आसपास के क्षेत्र थे उनका राजस्व 26 लाख रुपए कंपनी को दिए थे। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1802 में जो है बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चेतक जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और बादल जो है किसके घोड़े का नाम था? तो बादल आप याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो बादल जो है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था और चेतक जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने जो है बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे? बंगाल में जो है नदिया जिला पड़ता है। नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पड़ती है। प्लासी में जो है ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। क्लाइव इसमें जीत गया था। और इसके अलावा अगर बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से था। और अपोजिट साइड में जो है 3 लोग थे। एक तो था शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय था। और इसके अलावा अवध के नवाब थे। अवध के नवाब कौन थे? नवाब सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। और इसके अलावा जो है मीर कासिम था जो कि बंगाल का नवाब था। मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह थे।
तो ये जो है एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ था। तो इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और इसके बाद जो है अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई थी बंगाल में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध अभी मैंने आपको बताया 23 जून 1757 को लड़ा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1757। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? क्लाइव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। फिर नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मैंने आपको नदी भी बताया था, नदी कौन सी थी? भागीरथी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटा करके कहाँ कर दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान की बात करते हैं तो इसको 1717 में जो है जो मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, इसने बंगाल का इसको सूबेदार बनाया था। तो इसी ने जो है अपनी राजधानी ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी ले गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो इसमें पूछा गया कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो मद्रास संधि हुई थी उस संधि में जो है इन दोनों के जो कॉमन दुश्मन थे, दोनों के दुश्मन जो थे वो कौन थे जिनके विरुद्ध परस्पर मदद के लिए ये दोनों आपस में राजी हुए थे? तो दोस्तों हैदर अली, इसने जो है 1760 में मैसूर का शासक ये बना था। 1760 में ये मैसूर का शासक बना था और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 के बीच में जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। तो इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों से मद्रास की संधि की थी, मद्रास की संधि की थी और इस संधि में इन्होंने निर्णय लिया था अंग्रेजों ने और हैदर अली ने कि इन दोनों का जो दुश्मन है मराठे, इन दोनों का जो दुश्मन मराठे हैं इनके विरुद्ध आपस में दोनों ने मदद के लिए जो है राजी हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मराठा। मराठा जो है इन दोनों के दुश्मन थे तो इनके विरुद्ध आपस में जो है मदद के लिए इन दोनों ने संधि की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो स्वतंत्रता से पहले जो है कौन सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। स्वतंत्रता से पहले जो है सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद और स्वतंत्रता के बाद ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है 1790 से 1792 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। तो इसमें जो है फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ का आरोप लगा करके कॉर्नवालिस ने जो है टीपू पर आक्रमण कर दिया था। किसने? कॉर्नवालिस ने जो है टीपू पर आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करने से पहले जो है इसने अपनी तरफ निजामों को और मराठों को जो है अपनी तरफ मिला लिया था। इसके कारण टीपू सुल्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था और 1792 में इसको संधि करनी पड़ी थी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था अंग्रेजों को और 3 करोड़ रुपए देना पड़ा था। 3 करोड़ रुपए और आधा राज्य जो है युद्ध की क्षति के रूप में इनको देना पड़ा था और तुरंत धनराशि नहीं दे पाने के कारण टीपू को अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा था। और इसके अलावा टीपू के आधे राज्य को जो है निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने तीनों लोगों ने मिलकर के बांट लिया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश में भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है और ये वाडियार महाराजा का निवास स्थान भी था। तो दोस्तों अंबा विलास महल जो कि मैसूर में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। ये मैसूर में है और ये भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है और ये कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान था। किसका? कृष्णराज वाडियार। कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का जो है ये निवास स्थान हुआ करता था और ये कहाँ पे? मैसूर में था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद ये जो है कोलकाता में है
पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास डैश कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को जो है प्रांतों में विभाजित किया था, जिनको बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा, प्रेसिडेंसी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला, यहाँ पे रेल मार्ग होना चाहिए, पहला रेल मार्ग जो है खोला गया था। 1853 में कहाँ से कहाँ तक के यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो यातायात के लिए पहला रेल मार्ग 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में खोला गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे से ठाणे। बॉम्बे से ठाणे के बीच में जो है पहला रेल मार्ग खोला गया था। और भारत की प्रथम ट्रेन जो है कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1653 को जो है भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और इसने जो है 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बॉम्बे से ठाणे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। तो पहली यात्री रेलगाड़ी जो है ये मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का जो सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था, ये रिसरा बंगाल में जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। और किसने स्थापित किया था, तो 1855 में जो है स्कॉटलैंड के व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड थे, ऑकलैंड, इन्होंने जो है श्री रामपुर बंगाल में पड़ता है, तो उसके पास रिसरा में जो है ये प्रथम जूट मिल स्थापित किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था। तो जो पंचकठिया प्रणाली थी, इसमें 1 बीघे के 5 कट्ठे में जो है नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे किसान जो है इस व्यवस्था से बहुत परेशान थे। और ये जो किसानों की परेशानी थी, ये विद्रोह का रूप लेती है। और जब विद्रोह का रूप लेती है तो राजकुमार शुक्ल जी ये आग्रह करते हैं महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है कॉर्नवालिस के द्वारा क्या शुरू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारेदारी या महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे, तो ये जो है 1793 में शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। और इस व्यवस्था के अनुसार जो है जमींदार जो होते थे उनको एक निश्चित राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल देना पड़ता था, और जो जमींदार अपनी राशि का भुगतान नहीं कर पाता था उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये जो है जमींदारी व्यवस्था थी, या इसको अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, जिसको कॉर्नवालिस ने जो है शुरू किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या शुरू किया गया था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था। तो 1830 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है किस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव, तो यहाँ पे जो है गांव के हिसाब से जो है भू राजस्व वसूला जाता था ग्राम के हिसाब से। तो इस व्यवस्था के जनक किसको माना जाता है, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, महालवाड़ी व्यवस्था को 1830 में शुरू किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले ये व्यवस्था 1792 में
प्रायोगिक तौर पर मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में शुरू की गई थी। केवल एक जिले में प्रायोगिक तौर पर 12 महल जिले में शुरू की गई थी, कर्नल रीड के द्वारा शुरू की गई थी। और लेकिन इसको जो है पूरी तरह से 1820 में शुरू किया गया मद्रास में, पूरे मद्रास में 1820 में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयत का मतलब होता है किसान, तो इसमें जो है किसानों से जो है डायरेक्ट कर वसूला जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू हुई मद्रास से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 1825 में जो है इसको बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि पहले मद्रास में लागू किया गया था 1820 में, और बम्बई में भी शुरू कर दिया गया था 1825 में। तो यहाँ पे बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो किसने जो है इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है 1772 में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इजारेदारी व्यवस्था में जो है क्या होता था, इसमें 5 साल के लिए ठेका दे दिया जाता था। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको जो है भूमि ठेके पर दे दी जाती थी और उससे जो है टैक्स वसूला जाता था। तो ये थी इजारेदारी व्यवस्था। तो इसकी शुरुआत किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने करी थी 1772 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना जो है रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका कार्यकाल जो है 1880 से लेकर के 1884 तक इसका कार्यकाल था। और हंटर समिति का गठन किया गया था 1882 में। और किस लिए इसका गठन किया गया था? तो वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए। वुड डिस्पैच जो कि भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना थी जो कि 1854 में जो है पारित की गई थी, 1854 में। तो इसी की समीक्षा करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1882 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1882। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को शुरुआत करने के लिए वकालत की थी राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो वयस्क शिक्षा संगठन या ज्ञान प्रसारक मंडली, इसकी शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इसकी 2 शाखाएं थी, एक थी मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और एक थी गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहते हैं? भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के तहत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1835। और इस अधिनियम के तहत जो है समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसके अलावा फारसी की जगह अंग्रेजी को जो है न्यायालयों की भाषा बना दिया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। तो वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और ये जो है कब पेश किया गया था? तो ये जो है 19 जुलाई 1854 को जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स वुड के द्वारा ये पेश किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1854। और इस प्रस्ताव में जो है शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। और इसके अलावा जो है इस प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पे? बम्बई और कलकत्ता और मद्रास में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो है
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वुड डिस्पैच के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो ब्रिटिशों ने अंग्रेजी को जो है अनुदेशों का माध्यम बनाया था 1835 में। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1835। और किसकी अनुशंसा पर? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर जो है 1835 में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो कॉमनवील नामक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र, इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1914 में जो है इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1917 में जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ पे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। कलकत्ता में जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और सबसे पहले अखबार कौन सा निकाला था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट ये जो है पहला अखबार माना जाता है भारत का। कब निकाला गया था? तो 1779 में। किसने प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है इसको प्रकाशित किया था। तो अंग्रेजों ने जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस 1778 में स्थापित की थी, लेकिन भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले गोवा में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, पुर्तगालियों ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो केसरी समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो है 1881 में इसकी स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केसरी। ये जो है किस भाषा में था? तो केसरी जो है मराठी भाषा में था। और इसके अलावा जो है एक और इनकी पत्रिका थी मराठा, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला अखबार अभी हमने बात किया था कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहला अखबार निकाला गया था 1779 में। और पहला अखबार कौन सा था? तो द बंगाल गजट जो है ये पहला अखबार निकाला गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। डैश में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये जो समाचार पत्र था द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स, इसका नाम बदल करके द टाइम्स ऑफ इंडिया कब किया गया बताना है। तो दोस्तों 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में ये पढ़ा जाने वाला अखबार था द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स। इसको जो है शुरू किया गया था 3 नवंबर 1838 को। 3 नवंबर 1838 को इसको शुरू किया गया था। और ये शुरुआत में जो है केवल शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था। 1850 में जो है इसको दैनिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा डेली। और फिर जो है इसका नाम कब चेंज किया गया? तो 1861 में। 1861 में इसका नाम चेंज करके द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो यहाँ पे केसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड इसका नाम था। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड ये जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 को शुरू किया गया था कलकत्ता से। और ये साप्ताहिक पत्र के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो है इसके संपादक थे।
और इसीलिए जो है ये 30 मई को शुरुआत की गई थी इसकी, 30 मई 1826 को। तो इसीलिए 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चार्ल्स विल्किंस ये जो है इन्होंने अनुवाद किया था भगवत गीता का, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर का भगवत गीता का इन्होंने अनुवाद किया था। और कब किया था? तो इन्होंने जो है 1774 से लेकर के 85 के बीच में इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया, इसको जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। और इसके अलावा जो है गांधी जी की पत्रिकाओं की बात करें तो नवजीवन जो है इनका समाचार पत्र था, नवजीवन। और उसके अलावा हरिजन भी इनकी पत्रिका थी, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। और ये जो है कब से कब तक किया था? तो 1784 से 1785 के बीच में किया था। और इसको प्रकाशित किया गया था इसका अंग्रेजी संस्करण 1785 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1785 में। और भगवत गीता को फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था? तो फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने जो है भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 10 मई 1857 को जो है इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ छावनी के जो सिपाही हैं विद्रोह करते हुए 11 मई 1857 को पहुंच जाते हैं दिल्ली। और जो है बहादुर शाह जफर को जो है शासक घोषित कर देते हैं भारत का। और उस समय जो है कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और 1857 की जो क्रांति थी इसका प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह इसका था कमल, और रोटी जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, डैश पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। तो 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। इनको जो है 11 मई 1857 को जो सिपाही मेरठ छावनी के थे वो जाते हैं दिल्ली में और इनको भारत का शासक घोषित कर देते हैं। 12 मई 1857 को इनको जो है भारत का शासक घोषित कर दिया जाता है। और फिर जो है इन पर मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनकी 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिपाही बगावत ये कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कब लड़ा गया था? 1857 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है? तो भारत के पहले आज़ादी के युद्ध के रूप में यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? 1857 के विद्रोह का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे 1857 का विद्रोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। तो कब जो है शहीद हुई थी 1858 को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 जून। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो 19 नवंबर 1835 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके था मोरोपंत
मोरो पंत जो है इनके पिता का नाम था और इनके पति थे गंगाधर राव। गंगाधर राव जो है इनके पति थे और ये जो है 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व कर रही थी झांसी से। और इसी क्रम में जो है इनका युद्ध होता है किससे, ह्यूरोज से। ह्यूरोज से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होती हैं 17 जून 1858 को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 17 जून 1858 को ये शहीद हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन किसमें शहीद हुई थी? तो सन जो है 1858 में शहीद हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17 जून 1858 में जो है ये शहीद हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर के पास में कोटा की सराय पड़ता है, तो वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। किससे लड़ते हुए? ह्यूरोज से लड़ते हुए इनका देहांत हो गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 17 जून 1858 को जो है ये शहीद हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला था झांसी से। भगत सिंह दिया गया, तो भगत सिंह जो है 1857 की क्रांति में ये शामिल नहीं थे, तो यही इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। नाना साहेब जो है इन्होंने कानपुर से नेतृत्व संभाला था। तात्या टोपे ने जो है तात्या टोपे ग्वालियर से, तात्या टोपे जो है ग्वालियर से। और इसके अलावा जो है याद रखेंगे कुंवर सिंह जो है ये कहाँ से नेतृत्व संभालते हैं? तो कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व संभालते हैं कुंवर सिंह। और इसके अलावा लियाकत अली ने कहाँ से संभाला था? तो लियाकत अली जो है संभालते हैं इलाहाबाद से संभालते हैं लियाकत अली। और इसके अलावा बेगम हजरत महल जो है ये कहाँ से संभालती हैं? तो ये संभालते हैं लखनऊ से। और इसके अलावा बरेली से किसने नेतृत्व संभाला था? तो बरेली से याद रखेंगे खान बहादुर खान ने जो है बरेली से नेतृत्व संभाला था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। तो सिपाही का विद्रोह जो है कहाँ पे 1857 में हुआ था? मेरठ में। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो मणिकर्णिका जो है किसका नाम था? मणिकर्णिका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। और इनका जो है मनु भी इनका नाम था। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 में जो है 1828 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? काशी में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन में आ गया था। तो भारत जो है कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन में आ गया था बताना है यहाँ पे। तो भारत जो है 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन को सौंप दी जाती है। किसको? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1858 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन में आ जाता है भारत। और उसके बाद जो है गवर्नर जनरल जो होता था भारत का उसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय फिर कहा जाने लगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ? तो बंगाल में जो है नील की खेती के कारण जो है 1859-60 में विद्रोह शुरू होता है। ये विद्रोह कहाँ शुरू होता है? तो बंगाल में नदिया जिला पड़ता है। नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में जो है गोविंदपुर गांव के किसानों ने 1859-60 के बीच में विद्रोह शुरू कर दिया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और इसके अलावा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में जो है किसानों ने विद्रोह कर दिया था 1859 से 60 के बीच में। फिर जो है 1860 में सरकार ने नील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नील की खेती को बंद करवा दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो नील दर्पण जो कि एक बांग्ला नाटक है और इसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा था 1858 से 59 के बीच में इसको लिखा था। और ये जो पुस्तक है प्रकाशित हुई थी 1860 में ये पुस्तक प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण और अत्याचार की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे इसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। फिर अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था?
तो बारदोली सत्याग्रह ये जो है 1928 में गुजरात में हुआ था और ये जो है एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने जो है इनको उपाधि दी थी। और इस आंदोलन का जो है कारण क्या था, तो इस आंदोलन का कारण जो है अंग्रेजों ने कर बढ़ा दिया था, 30% जो है नया कर लागू कर दिया था। तो उसके विरोध में जो है ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ की बात करते हैं तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका जो कथानक है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो है 1763 से लेकर के 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो उस पर आधारित है इसकी जो कहानी है। तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो त्रावणकोर के कौन से दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेलुथम्पी। वेलुथम्पी जो कि त्रावणकोर के दीवान थे। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? केरल में। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। और क्यों इन्होंने विद्रोह किया था? तो 1805 में क्या होता है, 1805 में जो गवर्नर जनरल होते हैं, अंग्रेज गवर्नर जनरल, वो त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करते हैं। तो इसी कारण से वेलुथम्पी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देते हैं और इसको वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वेलुथम्पी। फिर अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछली जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी। ई.वी. रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके जो प्रशंसक थे इनको पेरियार के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? पेरियार के नाम से इनको संबोधित करते थे। और इन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन या इसको जो है द्रविड़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था जिसमें इन्होंने छुआछूत और पिछड़ी जातियों के सम्मान और उत्थान पर जो है विशेष बल प्रदान किया था। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ई.वी. रामास्वामी, जिन्होंने आत्मसम्मान या द्रविड़ आंदोलन शुरू किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? तो श्री धरालू नायडू ने जो है वेद समाज की स्थापना की थी। किसकी प्रेरणा से की थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्री धरालू नायडू ने जो है वेद समाज की स्थापना की थी मद्रास में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इसको जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सावित्री बाई फुले, पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पंडिता रमाबाई। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है संस्कृत की विद्वान थी और इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर के काफ़ी जो है काम किया था। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की थी। शारदा सदन की शुरुआत इन्होंने बम्बई में की थी। और 1919 में इनको कैसरे हिंद की उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रदान की थी। कैसरे हिंद की उपाधि भी इनको प्रदान की गई थी 1919 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है और इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लाटवस्की और इसके अलावा कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लाटवस्की ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 को जो है इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
1875। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की थी। और कब की थी? तो इन्होंने जो है 15 जनवरी 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1784। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।